Welcome back, everybody. This is our sixth class in JEE Mains previous year question series for chapter Thermodynamics of class 11th. Before this, we have made 5 videos in this series, and all of those videos can be found on our YouTube channel. Again, name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for this type of videos. So you can go to our channel and find out those videos easily. We have also started similar series for NEET previous years, so you can also go to our playlist section again and there find a dedicated videos for NEET previous years. And if you find these videos useful, then do press the like button, share these videos as much as possible, and subscribe to our channel. Your like, share, and subscribe matters a lot. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes on your screen and donate us with whatever amount with possible with you. With this amount in future, we will be able to bring you better quality content in better video resolution. So with this, let's start today's video. I think we have completed up to question number 65 or something. Yes, this is the last. This one, the last question we have, which we have completed. Now let's start next one. Let me slightly thicken. Okay. So a Carnot engine absorbs 1000 joule of heat energy from a reservoir at a 127 degrees Celsius. Rejects 600 joule at heat energy during the each cycle. Efficiency हमें बतानी है और टेम्परेचर ऑफ सिंक भी हमें यहाँ पे बताना है. सो जो ये बेसिक कर्नाट इंजन है तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है नीटा इज गिवन बाय जो ये वर्क डन कर रहा है बाय अमाउंट ऑफ जो हीट इसने अब्जॉर्व की है, दैट इज Q1. सो एज पर मेंशन जो वर्क डन होता है, वर्क डन गिवन, वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज Q1 माइनस Q2 बाय Q1. सो नीटा कम्स आउट टू बी Q1 है जो अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से ली है और Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो सिंक में रिजेक्ट की है. सो सोर्स से ली है 1000 जूल, रिजेक्ट की है 600 डिवाइड बाय 1000. सो ये आता है हमारे पास 400 बाय 1000, तो ये होगा 4/10 और आप इन बोल सकते हो 40%. जो सिस्टम है हमारी उसकी एफिशिएंसी 40% है. तो यहाँ पे हमारा ओनली वन ऑप्शन है जो मैच करता है, ऑप्शन बी. साथ में हम जो ये 33 है ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं. ये कैसे करेंगे, ये हमें बताना है सिंक का टेम्परेचर बताना है. सोर्स का टेम्परेचर हमें गिवन है दैट इज 127 डिग्री सेल्सियस और इसको जब केल्विन में कन्वर्ट किया जाएगा सो केल्विन में ये हमें देगा, इसमें हम 273 ऐड कर देंगे तो दिस विल गिव अस 400 केल्विन. नाउ नीटा का फॉर्मूला होता है दैट इट इज 1 माइनस T2 बाय T1. T2 होता है सिंक का टेम्परेचर और T1 होता है सोर्स का टेम्परेचर. सो 4/10 नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय 400. यहाँ से T2 बाय 400 कम्स आउट टू बी 1 माइनस 4/10 जो कि देगा 6/10. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे T2 will be 400 into 6/10. This will give us 240 Kelvin और 240 Kelvin होता है -33 डिग्री सेल्सियस जो कि ऑप्शन बी से हमारा मैच करता है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. The above PV diagram represents the thermodynamic cycle of an engine operating with an ideal monatomic gas. The amount of heat extracted from the source in a single cycle is. तो हमें ये बताना है कि सिंगल साइकिल में जो अमाउंट ऑफ हीट है वो कितनी एक्सट्रैक्ट हो रही है. यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्टेड हीट बतानी है.
तो एक्सट्रैक्टेड हीट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ पे जो हीट है वो 3 टाइप्स की हो सकती है। हीट के आपके पास 3 टाइप होंगे। पहले होगी एक्सट्रैक्टेड, दूसरी होगी रिजेक्टेड, और जो आपकी थर्ड है दैट इज नेट हीट। और जो आपकी नेट हीट होती है यही साइकिल, अगर आपके पास साइक्लिक प्रोसेस है तो ये उसमें किसके इक्वल होती है, वर्क डन के इक्वल होती है। सो एक्सट्रैक्टेड और रिजेक्टेड हीट में क्या फर्क है, यहाँ पे जो D टू A है और A टू B है, ये जो आपकी दो प्रोसेसेस हैं D टू A और A टू B, ये दोनों साइकिल किसके अंदर आते हैं, एक्सट्रैक्टेड के अंदर आते हैं, जहाँ पे आपने सिस्टम से, एनवायरनमेंट से हीट ली या किसी सोर्स से हीट ली। और जो रिजेक्टेड है वो आता है BC पार्ट और CD पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे बोला गया आपको एक्सट्रैक्टेड हीट निकालनी है, मीन्स आपको ओनली AD और AB वाले प्रोसेस की जो क्यू होगी, जिसको आप क्यू इनपुट बोल सकते हो, वो आपको कैलकुलेट करनी है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो AD साइकिल है, AD क्या है यहाँ पे, आइसोकोरिक है, और जो AB है वो यहाँ पे आइसोबारिक है। और इस टाइप के क्वेश्चन में आइसोकोरिक के लिए हीट क्या होगी, जो कि जब हम सोल्व करेंगे तो ये आती है हमारे पास आई थिंक 3/2 PV नोड। और जो हाँ AD आइसोकोरिक, और जो AB है आइसोबारिक, इसके लिए हमारे पास आती है 5/2 PV नोड V नोड। और इसको हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं एक्चुअली। लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन। हियर इट इज, ये सेम प्रोसेस हम जहाँ पे हमने वर्क डन निकाला था, वर्क डन निकालने से पहले हमें निकालना पड़ा था कि जो नेट हीट अब्जॉर्ब्ड कितनी है। और हमने इस क्वेश्चन में वो पूरी पूरी प्रोसेस कैलकुलेट की है। देखिए यहाँ पे बस जो प्रीवियस जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं उसमें यहाँ पे जस्ट आपके नंबर्स चेंज कर दिए गए हैं, A D C ऐसे नोटेशन चेंज हो गई है। बाकी 2P नोड P नोड और V नोड 2V नोड एग्जैक्टली सेम है। लेट मी शो। हेयर इट इज, देखिए P नोड 2P नोड V नोड 2V नोड। तो ये हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये आपको हमारी प्रीवियस या हाँ ये आई थिंक आपको ये वीडियो नंबर 4 में मिल जाएगा, हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमने कवर की है। और यहाँ पे हमने आइसोकोरिक के लिए भी वर्क डन हीट निकाले हुए हैं, जो हमारे पास आती है 3/2 PV नोड। और हमने जो आइसोबारिक है उसके लिए भी सोल्व किया हुआ है यहाँ पे। हियर इट इज, ये आइसोबारिक के लिए सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। और इसमें हमारे पास आती है 5P नोड V नोड। तो हम जस्ट दोनों को ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास क्या इनपुट, कि इनपुट में कितनी हीट है। सो इट इज, ये ओनली 5 है यहाँ पे। तो जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या इनपुट आएगी, दैट विल बी 3/2 P नोड V नोड प्लस 5P नोड V नोड। और ये देगा आपको टोटल में 13/2 P नोड V नोड, जो कि ऑप्शन बी के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक Carnot engine whose efficiency is 40% takes the heat from source maintained at a temperature 500 Kelvin. It is desired to have an engine with efficiency of 60%. Then the intake temperature of the same exhaust or sink temperature must be। तो हमें ये बताना है कि अगर उसकी एफिशिएंसी को 60% कर दिया जाए तो जो हमारा जो सिंक है
उसका टेम्परेचर कितना हमारे पास होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 40% के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। एफिशिएंसी 40% है, यानी कि नीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 4/10 इक्वल टू होगा 1 माइनस T2 बाई T1। सोर्स का टेम्परेचर 500 केल्विन गिवन है, सो 4/10 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई 500। यहाँ से आएगा T2 बाई 500 इज इक्वल टू 1 माइनस 4/10 जो कि होगा 6/10, और जो T2 है ये आ जाता है हमारे पास 300 केल्विन। नाउ अब बोला गया है कि हमें एक इंजन चाहिए जिसकी एफिशिएंसी 60% हो और जिसके लिए इनटेक टेम्परेचर, यानी कि जिसके लिए सोर्स क्या हो, जो पहले वाले का सिंक है वो दूसरे वाले के लिए सोर्स का काम करे और उसकी एफिशिएंसी 60% हो। तो अब ये था हमारा इंजन नंबर 1। अब हम आ जाते हैं इंजन नंबर 2 पे, जिसके लिए सोर्स का टेम्परेचर हो जाता है 300 केल्विन और नीटा की वैल्यू हो जाती है 6/10 यानी कि 60%। तो अब हमें इसके लिए T2 की वैल्यू निकालनी है, तो अगेन सेम प्रोसेस करेंगे। मीन्स 6/10 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 इज 300। सॉरी, वेट ए मिनट, नोट सोर्स, इसके लिए भी यही सिंक रहेगा आई थिंक, यस, दोनों के लिए सिंक सेम है। सो इसके लिए भी सिंक यही रहेगा। इसके लिए हम सोर्स का टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे। तो अगर ये सिंक है तो इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा 300, यहाँ पे आ जाएगा 300 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो इसके लिए सोर्स टेम्परेचर होगा। सो नाउ 300 बाई T1 हो जाएगा 1 माइनस 6/10 जो कि हमें देगा 4/10, और यहाँ से सॉरी नोट कट नहीं होगा, जो T1 आएगा T1 विल बी 300 इंटू 10/4 जो कि आपको देगा 750 केल्विन, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डोर ऑफ ए वर्किंग रेफ्रिजरेटर इज लेफ्ट ओपन इन ए वेल इंसुलेटेड रूम, टेम्परेचर ऑफ द रूम विल। तो सपोज कीजिए आपके पास ये एक इंसुलेटेड रूम है और इसके अंदर रेफ्रिजरेटर है, दिस इज रेफ्रिजरेटर, और जो रेफ्रिजरेटर है ये वर्किंग है। वर्किंग कैसे होगा, ये कहीं से इलेक्ट्रिसिटी ले रहा होगा, कहीं से रूम के अंदर कोई प्लग होगा, वहां से ये इलेक्ट्रिसिटी ले रहा होगा नाउ। और अब इसका जो डोर है उसको आपने ओपन कर दिया, मीन्स क्या होगा कि जो आपका रूम का टेम्परेचर है, सपोज रूम का टेम्परेचर T है, तो जो फ्रिज है, फ्रिज का टेम्परेचर भी आपका, फ्रिज का जो अंदर का जो पार्ट है उसका टेम्परेचर भी T हो जाएगा ना। बिकॉज फ्रिज वर्किंग है तो ये क्या करेगा, इसके अंदर के टेम्परेचर को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। वो रिड्यूस कैसे करेगा, वो यहां से हीट लेगा, अंदर से हीट उठाएगा, इस टेम्परेचर वाले सोर्स से यहां से हीट उठाएगा, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो उसके अंदर हीट के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी ऐड कर देगा और दोनों को बाहर कहाँ पे डाल देगा, सिंक के अंदर डाल देगा, एनवायरनमेंट के अंदर डाल देगा। अब ये जो हीट है, जो एनवायरनमेंट की हीट थी, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी मिलके कहाँ पे पहुंच गई, एनवायरनमेंट में पहुंच गई। तो इन नेट आपने जो ये आपका इंसुलेटेड सिस्टम था इसके अंदर एक अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर दिया जो किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है, और वर्क डन कहाँ से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। तो आपका जो रूम है उसके अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज हो गई। सो जो रूम का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज जो रेफ्रिजरेटर जो वर्क कर रहा है वो वर्क की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी उसी रूम के अंदर ऐड हो रही है जिस रूम से आप टेम्परेचर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो रूम के अंदर का टेम्परेचर है वो हीट होगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सपोज कीजिए इनिशियली जो फ्रिज का इंटरनल पार्ट है जो कि ओपन है वहां पे Q1 हीट थी। अब आपने क्या किया, इस Q1 हीट को उठा के बाहर डालना है,
रेफ्रिजरेटर जब वर्क कर रहा है तो उसने क्या किया, यहाँ से Q1 हीट उठाई और उसको बाहर डालने की कोशिश की। बिकॉज ये Q1 हीट और जो सिस्टम है आपका पूरा का पूरा ओपन है और पूरे सिस्टम की हीट मान लीजिए Q है, बिकॉज ये Q1 हीट इस सिस्टम का पार्ट है। तो जब आपने इस Q1 हीट को सिस्टम से बाहर निकालने की कोशिश की तो सिस्टम के पास कितनी एनर्जी हो रह गई, Q माइनस Q1। और जब आप इस Q1 हीट को बाहर निकाल रहे हो तो आपको वर्क डन भी करना पड़ेगा, और वर्क डन सपोज कीजिए W है, तो आपने बाहर कितनी हीट छोड़ी, Q1 प्लस W। तो आपने सिस्टम में इतनी हीट ऐड कर दी, ये हीट आपने सिस्टम से रिमूव की थी, ये आपने ऐड कर दी, तो सिस्टम की टोटल हीट क्या हो जाती है, Q प्लस W। जो कि स्टार्टिंग में सिस्टम की पहली हीट Q थी, अब Q प्लस W हो गई, यानी सिस्टम की हीट इंक्रीज हो गई, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हैज स्टेटमेंट 1 एंड 2 ऑफ द 4 चॉइसेस गिवन इन द स्टेटमेंट। तो हमें यह बताना है, एन इन्वेंटर क्लेम्स टू हैव कंस्ट्रक्टेड एन इंजन दैट हैज एफिशिएंसी 30% व्हेन ऑपरेटेड बिटवीन बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इन्वेंटर बोल रहा है कि अगर एक रेफ्रिजरेटर है, सॉरी एक इंजन है जो कि बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में काम करता है, तो उसकी एफिशिएंसी 30% नहीं हो सकती। तो लेट्स कैलकुलेट। तो नीटा होती है 1 माइनस T2 बाय T1, और जब हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, T2 सिंक का टेम्परेचर होगा, जो लोअर टेम्परेचर होता है हमारे पास, जो कि फ्रीजिंग टेम्परेचर है यहाँ पे 273, और T1 बॉइलिंग टेम्परेचर है यानी कि 373। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो एफिशिएंसी आती है दैट इज 373 माइनस 273 बाय 373 इज इक्वल टू 100 बाय 373, और ये परसेंटेज में कन्वर्ट होकर आपको देगा 27%। सो और ये बोला था कि उसने क्लेम करते हुए कि ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारी एफिशिएंसी 27% आ रही है, तो यस ये पॉसिबल नहीं है, तो पहली वाली स्टेटमेंट ओके है। Efficiency of real engine is always less than efficiency of Carnot engine operating between the two same temperature। तो यस ऐसा भी होता है कि जो Carnot इंजन है आपका, उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, उससे ज्यादा एफिशिएंसी किसी की हो नहीं सकती। दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 2 इज आल्सो ट्रू। सो और बट स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का, दैट्स व्हाई बट हाँ, आप यहाँ पे स्टेटमेंट 2 को स्टेटमेंट 1 के एक्सप्लेनेशन में इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं कि इफ वी कंसीडर कि हमारे पास एक आइडियल कार्नोट इंजन है जो कि बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट में वर्क करता है, तो उसकी एफिशिएंसी 27% आएगी। ओके, नाउ अब अगर हम कोई प्रैक्टिकल इंजन कंस्ट्रक्ट करें तो उसकी एफिशिएंसी 27 से कम ही रहेगी। दैट्स हाउ जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर सकती है। तो इस सिनेरियो में हम ऑप्शन डी चूज करेंगे यहाँ पे, दैट स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ ट्रू हैं, और जो 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, a Carnot engine operating between temperatures T1 and T2 has efficiency 1/6 when T2 is lowered by 62 Kelvin, its efficiency decreased to 1/3 then T1 and T2 respectively। तो ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, एंड लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया था। ये हमने प्रीवियस वीडियो में आई थिंक सोल्व किया है। यस, दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व कर चुके हैं 1/6 के लिए और 1/3 के लिए, और जो हमारे टेम्परेचर्स आए थे हमने केल्विन्स में कन्वर्ट किए, आंसर हमारे केल्विन्स में आए थे और फिर हमने उसको सेल्सियस में कन्वर्ट किया था। तो केल्विन में हमारे आंसर थे 372 और 310। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आंसर है 372 और 310।
हियर इट इज ऑप्शन डी 372 और 310 सेम क्वेश्चन है, जस्ट स्टेटमेंट में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। नाउ a diatomic ideal gas used in Carnot engine as a working substance. If during adiabatic expansion part of the cycle the volume of the gas increases from V to 32 V, तो हमें यहाँ पे एफिशिएंसी बतानी है कि जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी हमारे पास कितनी होगी। तो अब आपको यहाँ पे अगर ये आइडिया नहीं आ रहा है कि यहाँ पे एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जस्ट जो हमारे पास कर्नाट इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी गिवन होती है नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। तो अगर आप दो टेम्परेचर्स यहाँ पे फाइंड आउट कर पाए T2 और T1, तो आप इजीली एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो। और बिकॉज आपको वॉल्यूम का रिलेशन गिवन है, तो आप वॉल्यूम का रिलेशन यूज करके टेम्परेचर के बीच का रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करेंगे? क्वेश्चन जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है, और एडियाबैटिक की बेसिक इक्वेशन होती है पीवी गामा इज कांस्टेंट, और इससे टेम्परेचर और वॉल्यूम की रिलेशन बनाया जा सकता है, जो कि हमें मिलता है टी वी गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। सो T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। और बिकॉज डाई एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 5 होती है, और गामा आता है 1 + 2/5, और यहाँ से गामा माइनस 1 आएगा 2/5। सो हम डायरेक्टली T2/T1 कैलकुलेट कर लेंगे। सो V1/V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2/T1। नाउ V1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम, और V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम। और ये बोला गया है कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो 32 टाइम्स है। सो ये आ जाएगा 1/32। गामा माइनस 1 इज 2/5 इज इक्वल टू T2/T1। जो 1/32 है इसको लिखा जा सकता है 1/2⁵5, और इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा बाय 5। इसको हम लिख सकते हैं 2⁻⁻5, और यहाँ पे पावर आ जाएगी 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमें देगा 2⁻⁻2 और 1/4। सो इन नेट T2/T1 की वैल्यू आ जाती है 1/4, और नीटा हो जाएगा अब 1 - T2/T1 जो कि है 1/4 और 3/4, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 75% 100 से मल्टीप्लाई करके। सो 0.75 एफिशिएंसी इंजन की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कर्नाट इंजन हैविंग एफिशिएंसी ऑफ नीटा 1/10 एज ए हीट इंजन is used as refrigerator. The work done on the system is 10 joule. Amount of energy absorbed from the reservoir at the lower temperature is, तो यहाँ पे लोअर टेम्परेचर पे एनर्जी अब्जॉर्प्शन हमें बताना है। अगेन इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने जस्ट किया ही है प्रीवियस वीडियोस में। नीटा 1/10 गिवन है, तो यहाँ से हम बीटा बना लेते हैं। बीटा होता है हमारे पास 1 माइनस नीटा बाय नीटा, so it will be 1 minus 1/10 by 1/10, 9/10 into 1/10। सो बीटा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 9, जो कि होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। नाउ रेफ्रिजरेटर के लिए बीटा का फॉर्मूला होता है इट इज Q2/W, और यहाँ से हमारे पास जो Q2 आ जाती है इट कम्स आउट टू बी बीटा टू W। वर्क डन हमें गिवन है ऑलरेडी 10 जूल है, सो 9 × 10 Q2 कम्स आउट टू बी 90 जूल। और रेफ्रिजरेटर के लिए जो Q2 होती है यहाँ पे, ये होती है अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड, कि कितनी हीट अब्जॉर्ब हुई है पर यूनिट वर्क डन, ये अब्जॉर्ब की गई है। सो दिस इज द आंसर कि जो हीट अब्जॉर्ब हुई है वो 90 जूल है, और जो हीट रिजेक्ट की गई है कहाँ पे? एनवायरमेंट में, वो हो जाएगी Q2 + W, that will be
90 + 10 100 जूल। सो बट यहाँ पे हमें अब्जॉर्ब हीट पूछा गई है, तो दिस विल बी 90 जूल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम दिया गया है एक रिवर्सिबल इंजन का, तो हमें यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी बतानी है। नाउ इस टाइप का डायग्राम शायद आपने फर्स्ट टाइम एनकाउंटर किया हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्रोपी है हमारे पास, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला लिखते हैं। एंट्रोपी के लिए सिंबल हम यूज करते हैं नॉर्मली डेल्टा एस, और इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो अगर हम यहाँ पे टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, और इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि टेम्परेचर और एंट्रोपी को मल्टीप्लाई कर दें, अगर टेम्परेचर और एंट्रोपी को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है। और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर और एंट्रोपी का ही ग्राफ है, तो अगर हम इस ग्राफ में एरिया निकालते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, सो एरिया ऑफ टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ will give heat। सो टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ से हमें यहाँ पे हीट मिलेगी। नाउ वी विल डू सम नेमिंग्स, हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। सो लेट, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, और वापस हम ए पे आ जाते हैं। तो ए से बी टेम्परेचर बढ़ा है, बी से सी टेम्परेचर डाउन हुआ है, और सी टू ए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। नाउ जब भी आप सिस्टम को हीट देते हो, व्हेन वी गिव सम हीट टू सिस्टम, अगर आपने सिस्टम को कुछ हीट दी तो सिस्टम के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, या फिर उस सिस्टम की जो वॉल्यूम है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, आइदर उस सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज हो जाए। ये कुछ ऑप्शंस होते हैं सिस्टम के पास। नाउ यहाँ पे हमें वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि वॉल्यूम और प्रेशर के साथ क्या हुआ, बट जो ए बी प्रोसेस है, ए बी में हमें ये पता है कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ। तो अगर ए बी में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो मीन्स जो ए बी है, ए बी के अंदर हीट इज गिवन टू सिस्टम। आपने ए बी में सिस्टम को हीट दी बिकॉज उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो हम यहां से हम इनडायरेक्टली ये कोरिलेशन निकाल सकते हैं। नाउ प्रोसेस बी सी और सी ए, जो बी सी एंड सी ए है, ये वाले पाथ फॉलो करके क्या आता है, सिस्टम कम्स बैक टू ओरिजिनल कंडीशन। ए से सिस्टम बी पे गया, कैसे गया, आपने उसको हीट दी, अब सिस्टम बी से सी से होते हुए ए पे वापस आ जाता है, मींस सिस्टम अपनी ओरिजिनल पे आ गया। और अगर सिस्टम अपनी ओरिजिनल पे आया है तो सिस्टम ने क्या किया होगा, सिस्टम मस्ट हैव लॉस्ट हीट। और ये यहां पे आप देख भी सकते हो कि बीसी में टेम्परेचर कम हुआ है, तो यानी कि सिस्टम ने बीसी में भी हीट लूज की है, और जो सी ए है यहाँ पे भी सिस्टम को हीट लूज ही करनी पड़ेगी। और आपको ऐसा लग सकता है कि सर हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि सी ए में सिस्टम कोई हीट लूज करेगा, तो अगर बीसी में सिस्टम ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लूज कर लेता कि बीसी कर्व टी टेम्परेचर से भी नीचे की तरफ यहां तक आ जाती, देन वी शुड हैव डाउट, हमारे मन में डाउट आ सकता था कि ऐसा पॉसिबल है कि बीसी में ज्यादा हीट लूज कर दी हो और अब एसी सी ए से वो वापस हीट को गेन करेगा, बट वो अगेन टेम्परेचर टी नोट तक ही आया है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उसने एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट लूज की होगी। सो इन शॉर्ट, ए बी के अंदर हीट सिस्टम ने गेन की है, बीसी और एसी के अंदर जो सिस्टम है उसने यहाँ पे हीट को लूज किया है। और जो अमाउंट ऑफ हीट है वो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, या आप एरिया से भी निकाल सकते हैं।
सो ये हमने यहाँ पे बेसिक अजम्पशंस ले ली कुछ, कि हमने टेम्परेचर से आइडिया लगाया कि यहाँ पे ऐसे हीट दी गई होगी और यहाँ पे ऐसे टेम्परेचर से हमने आइडिया लगाया कि यहाँ पे ऐसे हीट एक्सट्रैक्ट हुई होगी। बट ये कोई गारंटी नहीं है हर बार कि ये वर्क करेगा। सो व्हाट वी डू, अब हम अपने ग्राफ की तरफ वापस जाते हैं, और जब हम ग्राफ में जाते हैं तो हम कैलकुलेशंस करते हैं, बिकॉज हमने ये किया, हम ऑलरेडी ये पता कर चुके हैं जिस पे हम श्योर हैं कि एरिया ऑफ जो टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ है वो हमें हीट देगा। सो अब हम क्या करते हैं, एरियाज कैलकुलेट करते हैं इस ग्राफ के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम आते हैं कर्व, और आप इसको लाइन बोल सकते हो, लाइन ए बी। जो ए बी लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का हमारे पास जो एरिया होता है वो क्या होता है, 0 होता है। नाउ तो यहां से डेल्टा क्यू ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स नो हीट गिवन इन ए बी प्रोसेस। जबकि हमने यहाँ पे टेम्परेचर से क्या आइडिया लगाया था कि ए बी प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हीट दी जानी चाहिए ए बी प्रोसेस में। बट जो एरिया वाला फॉर्मूला है उससे क्या क्लियर हो रहा है कि ए बी प्रोसेस के अंदर कोई भी हीट दी नहीं गई है। सो दैट्स हाउ कभी कभी जो हमारी इंट्यूशंस है वो कैन बी रोंग। नाउ अब हम आते हैं लाइन बी सी। जो बी सी लाइन है यहाँ पे हमारे पास, इस बी सी लाइन के अंदर हमें क्या करना है, टोटल एरिया निकालना है। तो इसके अंदर क्या आएगा, टोटल एरिया, जो हम यहाँ पे ग्रीन पार्ट से, जो हम ये ग्रीन लाइन से कवर कर रहे हैं, पूरा का पूरा एरिया बीसी के अंडर आएगा। तो दिस विल बी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी प्लस उसके नीचे एक रेक्टेंगल बनेगा। तो दिस विल बी द टोटल एरिया। ये हमारे पास ए है, ये बी है, सॉरी नोट, ये सी है और ये बी है। तो बीसी का टोटल एरिया हो जाएगा हमारे पास हाफ। पहले हम ट्रायंगल का करते हैं, इसका बेस होगा एस नोड और हाइट होगी टी नोड, एस नोड इंटू टी नोड, प्लस जो नीचे का ये रेक्टेंगुलर पार्ट है इसका एरिया आएगा हमारे पास टी नोड एस नोड। सो टोटल में हमारे पास आ जाता है 3/2 टी नोड एस नोड, और ये पूरा का पूरा हमारा पॉजिटिव होगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। आगे बढ़ते हैं, लाइन सी ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, तो इसका जो बेस है वो नेगेटिव होगा और इसका एरिया यहाँ पे हो जाएगा, इट विल बी माइनस टी नोड एस नोड। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आ गया था क्यू बी सी और ये आ गया था क्यू सी ए माइनस टी नोड एस नोड। तो जो हमारा क्यू बी सी है वो पॉजिटिव आता है और क्यू सी ए नेगेटिव आता है। तो क्यू सी बी सी के अंदर हीट गिवन टू सिस्टम है और जो सी ए है वहां पे हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिस्टम है, जो कि हम एक पार्ट को प्रॉपरली गैस कर पाए कि सी ए में हीट सिस्टम से आउट हो रही होगी, लॉस्ट हो रही होगी। अब हमें सिस्टम की एफिशिएंसी बतानी है। तो सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है, नीटा आप उसको बोल सकते हो, वो होता है वर्क बाय क्यू इनपुट। और वर्क क्या होता है, क्यू इनपुट माइनस क्यू जो हम रिजेक्ट करते हैं हीट को, इनपुट हीट माइनस रिजेक्टेड हीट बाय इनपुट हीट। इनपुट हीट कितनी है हमारी, 3/2 एस नोड, 3/टी नोड एस नोड माइनस रिजेक्टेड है ये टी नोड एस नोड, और यहाँ पे इनपुट हमारी है 3/2 टी नोड एस नोड। So it comes out to be half T node S node by 3/2 T node S node। कैंसल हो जाएंगे 2 से 2 और हमारे पास 1/3 आता है और 1/3 होगा 33%। सो जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे फिट होता है एज पर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमें ये बताना है
Which of the following statement is correct for any thermodynamic system? Change in entropy can never be zero. Internal energy and entropy are state function. Internal energy changes in all processes. Work done in an adiabatic process is always zero. तो हमें यहाँ पे करेक्ट बताना है, तो वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस में कभी जीरो नहीं होता, तो ये तो गलत है। उसके बाद इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेसेस, तो ऐसा नहीं है। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो उसके इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है, उसके अंदर टोटल में कोई चेंज नहीं आता। चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो, तो यस जीरो हो सकता है। जो ऑप्शन बी बचता है, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शन, तो ऐसा नहीं है, वो स्टेट फंक्शन जो इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी होते हैं वो स्टेट फंक्शन होते हैं। वाई? बिकॉज ये दोनों इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे ही डिपेंड करते हैं। दैट्स वाई जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट होगा, बिकॉज हमें यहाँ पे करेक्ट बताना है और इनकरेक्ट को तो हमने सभी को मार्क कर दिया था, यहाँ पे यही बचता है जो कि करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ अलाउ टू फ्लो फ्रॉम हीट लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, तो ये हमारे पास क्या होता है कि हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे नहीं जा सकती, ये बेसिक स्टेटमेंट होती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। दैट्स व्हाई ये कॉन्सिक्वेंस है थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ का। आगे बढ़ते हैं। एक कार्नोट इंजन टेक्स अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द रिजर्वेयर एट 6 to 7 डिग्री सेल्सियस गिवन टू सिंक। वर्क डन हमें यहाँ पे बताना है कि इंजन का वर्क डन कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। नीटा इज 1 माइनस T2, इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 300 हो जाएगा, और जो हमारा सोर्स का टेम्परेचर हो जाएगा 627 है, सो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 900 आएगा। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है 2/3, और जो सिस्टम की एफिशिएंसी होती है उसके लिए अनदर फॉर्मूला होता है, दैट इज वर्क डन W बाय जो अमाउंट ऑफ हमारे पास हीट है जो हमने सिस्टम से पिक की थी, सॉरी सोर्स से पिक की थी, जिसको हम Q1 बोलते हैं, और यहाँ पे वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी 3 × 10⁻6। सो वर्क डन आ जाएगा 2/3 × 3 × 10⁻6। 3 से 3 कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है 2 × 10⁻6। सो वर्क डन बाय द इंजन, ये 2 × 10⁻6 कैलोरी आया है, बिकॉज जो हमारा आंसर था हीट थी वो कैलोरी में गिवन थी। इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8.4 × 10⁻6 जूल, एंड 6 जूल, हेयर इट इज। ऑप्शन जो हमारा बी है वो राइटली मैच होता है। आगे बढ़ते हैं। Which statement is incorrect? All reversible cycles have same efficiency. Reversible cycle has more efficiency than irreversible. Carnot cycle is a reversible one. Carnot cycle has the maximum efficiency of the all cycles. So जो हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस ए है, ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये इनकरेक्ट है। वाई? बिकॉज जो एफिशिएंसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के, जो टेम्परेचर्स होते हैं उन पे डिपेंड करती है, और सभी रिवर्सिबल साइकिल्स के लिए आप नहीं बोल सकते कि सबके लिए टेम्परेचर जो T1 T2 T1 है वो सेम होंगे। दैट्स वाई जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे गलत हो जाता है। एंड यस, रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी इरिवर्सिबल से ज़्यादा होती है। कार्नोट साइकिल भी रिवर्सिबल है और कार्नोट की एफिशिएंसी भी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। दैट्स इज द बेसिक थ्योरम। सो ऑप्शन ए यहाँ पे इनकरेक्ट है, जो कि इसके लिए राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, इवन कार्नोट इंजन कैन नॉट गिव 100% एफिशिएंसी बिकॉज वी कैन नॉट, यहाँ पे आपको कुछ को ये लग सकता है कि फ्रिक्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट जब कार्नोट इंजन की जो डेरिवेशन की जाती है तो वहाँ पे फ्रिक्शन को हम ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर देते हैं। इवन देन एफिशिएंसी 100% नहीं आती, बिकॉज जो एब्सोल्यूट जीरो है वो टेम्परेचर रीच नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई जो कार्नोट इंजन है उसकी एफिशिएंसी को आप
100% नहीं कर सकते, बिकॉज जो एफिशिएंसी होती है दैट इज 1 माइनस T2/T1। T2 इज सिंक, तो अगर सिंक का टेम्परेचर 0 हो जाए तभी एफिशिएंसी 1 आएगी, जो कि 100 होगा। और जो 0 टेम्परेचर है वो अचीवेबल नहीं है, दैट्स वाई 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। तो उसका रीज़न हो गया कि एब्सोल्यूट 0 पे नहीं जाया जा सकता। तो विद दिस ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। होपफुली जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस कवर किए हैं वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहे होंगे, हेल्पफुल रहे होंगे। एंड अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशन हैं, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो, if possible, do make some donations by scanning these QR codes. It helps us a lot to keep this series alive. And again, we will meet in next video with new chapter. Till then, thanks for watching.